नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत और आप देख रहे हैं अंचल आंचल। शुरुआत करते हैं इंदौर की खबर से। तो यहां पर भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई 16 मौतों ने प्रशासनिक सिस्टम की गंभीर लापरवाही को उजागर कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले में नगर निगम कमिश्नर को हटाने से लेकर कई बड़ी कार्रवाइयों के बाद अब एक और कार्रवाई की है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या 16 लोगों की मौत की जिम्मेदारी सिर्फ निलंबन तक सीमित रहनी चाहिए? हालात ऐसे हैं कि इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों का नर्मदा के पानी से भरोसा उठ चुका है। मजबूरी में लोग टैंकर, बोरिंग, आरओ और बोतल बंद पानी का सहारा ले रहे हैं, जबकि प्रशासन डैमेज कंट्रोल में जुटा हुआ नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। अगर पहले ही इस तरह का सर्वे हो जाता तो शायद इंदौर के भागीरथपुरा में 16 मौतें नहीं होती। ये है इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा। टैंकर का पानी पीकर चेक कर रहे हैं। पानी को सूंघकर तसल्ली कर लेना चाहते हैं कि इसमें दुर्गंध तो नहीं। दरअसल शनिवार को घर घर लोगों को जागरूक करने का कलेक्टर साहब का दौरा था, लेकिन यही उम्मीद कुछ दिनों पहले यहाँ के लोग, नेता, अफसरों से पानी की समस्या को लेकर कर रहे थे। जैसे पाइपलाइन यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो हम यहाँ पर सैंपल लेंगे, यहाँ सैंपल लेंगे, यहाँ सैंपल लेंगे, यहाँ सैंपल लेंगे, तो रैंडम सैंपल लेना पड़ेगा। उससे पता लग जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में अभी पानी नर्मदा का उसमें प्रवाह नहीं कर रहे हैं। आज से हमने कहा है कि आप उसको चालू करिए, पर साथ में अनाउंसमेंट 4 बजे से वहाँ चल रहा है कि ये पानी पीने लायक नहीं है, आप अगर इसका उपयोग भी करें तो उबाल सकते हैं। ऐसा वहाँ पर सबके घर में क्लोरीन की गोली भी बटवा दी। इधर मौतों के मामले में राज्य सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए शुक्रवार को नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव को हटा दिया है। IAS क्षितिज सिंघल को इंदौर का निगम कमिश्नर बनाया गया है। वही एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोनिया और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया गया है। उपयंत्री शुभम श्रीवास्तव, सहायक यंत्री योगेश जोशी और जोनल अधिकारी शालिग्राम शितोले को भी सस्पेंड किया जा चुका है। भाई ये अन्याय है। इन लोगों पे तो हत्या का मुकदमा दायर करना चाहिए। जो कार्रवाई हुई है उस पर क्या ये लिफा पोची है, ट्रांसफर कर देना क्या होता है? इन पे हत्या का मुकदमा लगाओ ना, 16 लोगों की जान गई है। वही इस मामले में स्थानीय लोगों का गुस्सा भी चरम पर है। यहाँ स्थानीय लोग कांग्रेस नेताओं का विरोध करते भी दिखे। इन सबके बीच यहाँ शनिवार को पहुंचे कांग्रेस जांच दल में शामिल हुए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा मोहन सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं दिखे। वैसे दूषित पानी की लैब रिपोर्ट भी आ चुकी है। इसमें बताया गया है कि ये पानी पीने लायक नहीं है। सैंपल में फिकल कोलिफॉर्म, ई कोलाई, विब्रियो और प्रोटोजोआ जैसे जानलेवा बैक्टीरिया पाए गए हैं। फिलहाल दूषित पानी से मौतों के बाद जिला प्रशासन मोर्चा संभाले दिख रहा है। डोर टू डोर जाकर टैंकर के जरिए उपलब्ध पेयजल के इस्तेमाल की अपील की जा रही है। क्षेत्र में सीवरेज ड्रेनेज सफाई विशेष अभियान से की जा रही है। अस्पतालों में भर्ती मरीजों की मॉनिटरिंग और मेडिकल सुविधाओं का विशेष ख्याल भी रखा जा रहा है। महेश मिश्रा, INS 24/7, इंदौर। इंदौर की बात करें तो दूषित पानी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि छिंदवाड़ा से गंदे पेयजल की समस्या सामने आई है। इलाके के कई घरों में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। रहवासियों का कहना है कि शिकायतें कई बार की गई, लेकिन आज तक समस्या का हल नहीं हो सका। रामबाग क्षेत्र की तस्वीरें अन्य स्थानों जैसी हैं और यहाँ के लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और गंदा पानी अभी भी आ रहा है। मामले में महापौर विक्रम एहके ने कहा कि सभी पानी की टंकियों की सफाई करवाई जा रही है। कुछ क्षेत्र में गंदे पेयजल की शिकायतें हैं, जिसका निराकरण किया जाएगा। हमारे रामबाग क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है, लगभग 6-7 महीनों से, जो कि हम पी भी नहीं पा रहे हैं। इससे हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और कपड़े पीने के तो दूर, नहाने की इच्छा तक नहीं होती इस पानियों में। बिल्कुल, कुछ जगह से शिकायतें निरंतर आ रही हैं, जिसको लेकर हमारा प्रशासनिक अमला, नगर निगम का अमला पूरी तरीके से मुस्तैद है। कल भी हमने जल विभाग की एक बैठक, आपातकालीन बैठक बुलाई और उसमें पूरे शहर के जो भी हमारे कर्मचारी हैं, नगर निगम के छोटे से लेके बड़े, उनको हमने उसमें बुलाया और उनसे जानने की कोशिश की। कई जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी जानकारी आई है कि वार्ड नंबर 13 में और वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 39 ऐसे 2-3 वार्डों में कुछ गंदे पानी आने की शिकायतें थी, जिसका निराकरण युद्ध स्तर पर जारी है।
मालवा में चंद दिनों में पैसे दोगुना करने का झांसा देकर निवेशकों को फंसाने वाले बड़े ठग का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि आरोपी युवक मात्र 10वीं पास है, लेकिन उसने एक फर्जी कंपनी बनाकर साथी के साथ मिलकर 30 करोड़ रुपए की ठगी की है। देखिए रिपोर्ट। मंदसौर पुलिस की गिरफ्त में ये कोई साधारण आरोपी नहीं है। ये 20 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने वाले शातिर हैं। पुलिस ने ठगी के मुख्य सरगना अजय राठौर समेत 2 आरोपियों को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 5 दिन यानी कि 7 जनवरी तक पुलिस रिमांड सौंपा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि मंदसौर के मल्हारगढ़ में पिपलिया मंडी के रहने वाले 30 वर्षीय अजय राठौर और 26 वर्षीय आदित्य पालीवाल ने क्रोलिक नाम से कंपनी की शुरुआत की। उसने चैन सिस्टम के आधार पर निवेश मॉडल तैयार किया और 15% रिटर्न का लालच देकर सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए निवेश कराए। शुरुआती दौर में कुछ निवेशकों को समय पर रिटर्न देकर भरोसा बनाया गया, लेकिन जैसे ही बड़ी रकम जमा हुई, कंपनी बंद कर दी गई और आरोपी फरार हो गए। से हमारे द्वारा इसमें पूरे ही प्रकरण में दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और फर्दर इसके बाद जो अन्य कार्रवाई है वो हमारे द्वारा पेश की जाएगी। देखिए, जैसे कि जो प्रॉपर्टी की बात है, वो प्रॉपर्टी चाहे आप अपने नाम पे खरीदें या फिर आप अपने परिवार के नाम पे खरीदें, वो प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में ही काउंट होती है। तो इस प्रकार जो इनकी प्रॉपर्टी जो हमने चिन्हित की, उस प्रकार से इसके अन्यत्र मुख्य रूप से ये 2 इसके अंदर शामिल थे। अन्य लोग भी अगर कोई इसमें शामिल है तो दौरान विवेचना उसके संबंध में भी पता कराया जाएगा और अगर कुछ ऐसा निकले तो डेफिनेटली उनके खिलाफ। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह का मुख्य सरगना अजय राठौर महज 10वीं पास है। अजय राठौर करीब 80 लाख रुपए की जगुआर कार से घूमता था। वहीं उसका साथी आदित्य पालीवाल गनमैन रखता था। लग्जरी लाइफस्टाइल, महंगी गाड़ियों और गनमैन के दम पर निवेश का झांसा देकर ठगी करता था। इस गिरोह पर करीब 72 लोगों के ठगने का आरोप है। मंदसौर से INS 24/7 के लिए हुकुम सिंह की रिपोर्ट। चलो बात रायपुर से बड़ी खबर की। AICC ने किया स्क्रीनिंग कमेटी का गठन। TS सिंहदेव को मिली बड़ी जिम्मेदारी। तमिलनाडु और पुडुचेरी स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं TS सिंहदेव। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। TS सिंहदेव को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। AICC ने यहाँ पर टीम का गठन किया है। तो स्क्रीनिंग कमेटी का ये गठन किया गया है AICC की तरफ से। TS सिंहदेव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तमिलनाडु और पुडुचेरी स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं TS सिंहदेव। तो AICC ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, TS सिंहदेव को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तमिलनाडु और पुडुचेरी स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे TS सिंहदेव। AICC ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारी संवाददाता मोनिका दुबे इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। मोनिका, TS सिंहदेव को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से देख रहे हैं इसे? स्क्रीनिंग कमेटी का गठन हुआ है, 2 राज्यों की जिम्मेदारी मिली है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस कमेटी ने एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव को दी हुई है, यानी कि TS बाबा को एक मुख्य और बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है। स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है और छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा पूरे देश में अलग अलग राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। और TS बाबा की अगर बात कर ली जाए तो तमिलनाडु और पांडिचेरी का जो प्रभार है वो उन्हें दिया गया है, यानी कि TS बाबा को तमिलनाडु और पांडिचेरी का जो स्क्रीनिंग कमेटी का जो अध्यक्ष है वो बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो अलग अलग राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी के लिए काफी ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण है जब तमिलनाडु और पांडिचेरी जैसे राज्य की जिम्मेदारी पूर्व डिप्टी सीएम TS बाबा को मिली हुई है। जी बिल्कुल, मोनिका बनी रहेगा और अगली खबरों पर भी आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन वाकई ये काफी बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए 2 राज्यों की जिम्मेदारी अब TS सिंहदेव को दे दी गई है। तमिलनाडु और पुडुचेरी की स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। रायपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी आंदोलन मनरेगा बचाव संग्राम 10 जनवरी से 26 फरवरी तक ये आंदोलन। नए
जी राम जी कानून के खिलाफ यहां पर कांग्रेस का ये बड़ा जन आंदोलन 10 जनवरी को सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस से अभियान की शुरुआत और 11 जनवरी को जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय उपवास होगा और प्रतीकात्मक विरोध किया जाएगा। तो कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के पत्र पहुंचेंगे मनरेगा श्रमिकों तक। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मोनिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है इसी खबर पर, उनसे बातचीत कर लेते हैं क्योंकि पीसीसी के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव होना है 7 से 15 फरवरी तक। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की जो रणनीति है मनरेगा बचाओ संग्राम, कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम 10 जनवरी से 26 तारीख तक ये आंदोलन चलेगा। तो 10 जनवरी को सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस से अभियान की शुरुआत होगी। 11 जनवरी को जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय उपवास और 12 से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर चौपाल और जनसंपर्क अभियान होंगे। और भी क्या कुछ रहेगा, मोनिका से बातचीत कर लेते हैं। मोनिका, 10 जनवरी से 26 फरवरी तक ये जो आंदोलन है वो चलने वाला है कांग्रेस का। कुल मिलाकर एक लंबी चौड़ी प्लानिंग है और एक तरह से देखा जाए तो जी राम जी को लेकर पहले भी विरोध हुआ था, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। अब उसे पूरा एक रोड मैप तैयार करके इसका विरोध किया जाएगा। क्या कुछ रहेगा, पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जी राम जी बिल का जो विरोध है वो लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है क्योंकि मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया गया। उसके बाद से पूरा जो विरोध है कांग्रेस पार्टी का वो तेज हुआ है। लगातार बीजेपी के जो केंद्रीय कमान है यानी कि जो केंद्रीय नेता हैं वो हर राज्यों में पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने ये बता चुके हैं कि किस तरीके से जी राम जी बिल जो है वह गांव गांव और लोगों तक कितना उसका जो फायदा है वो होने वाला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी मनरेगा का नाम बदल देने के बाद से लगातार विरोध करती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर अगर बात कर ली जाए छत्तीसगढ़ के तो 10 से 26 जनवरी तक जो उनका आंदोलन है वो राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में होने वाला है। एक रोड मैप जो है वो इस बिल के विरोध के लिए तैयार कर लिया गया है, जहां कांग्रेस पार्टी ने इसे मनरेगा बचाओ आंदोलन का नाम दिया हुआ है। इसे लेकर सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाएंगे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष के पत्र भी जो है वो सभी तक पहुंचेंगे। विधानसभा घेराव की भी जो तैयारी है वो पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने तैयार कर ली है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो बूथ स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक भी इस बिल के विरोध की बातों को पहुंचाए जाने का पूरा जो रोड मैप है वो तैयार कर लिया गया है। उसके अलावा अगर हम बात कर लिए जाए तो 16 से 25 फरवरी तक एआईसीसी क्षेत्रीय रैलियों का भी जो आगाज है वो करने वाली है। तो कुल मिलाकर जहां एक और जी राम जी बिल को लेकर बीजेपी के तमाम दावे हैं कि कितने इससे फायदे होने वाले हैं, वही कांग्रेस पार्टी मनरेगा बचाओ आंदोलन का नाम देते हुए पूरे जो 2 महीने का शेड्यूल है वो उन्होंने प्लान कर रखा है। यानी कि 2 महीने का जो रोड मैप है कि किस किस तरीके से जो आंदोलन की प्रक्रिया है, कितने चरणों में जो आंदोलन होने हैं उसे लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तैयार नजर आ रही है। जी बिल्कुल। और एक तरह से देखा जाए, मैंने कहा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और जी राम जी बिल को लेकर इससे पहले भी विरोध जताया गया है, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या इसे लेकर कोई वीआईपी मूवमेंट हो सकता है आने वाले समय में? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये जिस बिल का जो विरोध कर रहे हैं ये सीधे, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जैसे कि आपने कहा कि सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगहों पर इस बिल का जमकर पहले विरोध हुआ और अब हर राज्यों में जी राम जी बिल को लेकर जो आंदोलन है वह राज्यव्यापी आंदोलन अलग अलग जो पीसीसी है वो करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के की भी अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी केंद्रीय कमान के आने का, यानी कि कांग्रेस की जो केंद्रीय कमेटी है, केंद्रीय कमान है, उनके भी आने की संभावना नजर आ रही है क्योंकि ये जो आंदोलन है वह 1 या 2 दिन का नहीं बल्कि सीधे देखा जाए तो 1 से 2 महीने तक लगातार कांग्रेस पार्टी ने इसे लेकर रोड मैप तैयार किया गया है। तो संभावनाएं भी यही जताई जा रही है कि इस आंदोलन में केंद्र से जो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के वो भी शामिल हो सकते हैं क्योंकि विधानसभा घेराव है तो हजारों की संख्या में पीसीसी चीफ के नेतृत्व में कार्यकर्ता, नेता और जो पूर्व मंत्री हैं सभी, यानी कि पूरे कांग्रेसी विधानसभा घेराव करने निकलेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ से
से जो लोग हैं वो राजधानी रायपुर में जुटेंगे, तो एक संभावनाएं जताई जा रही है कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से जो बड़े चेहरे हैं कहते हैं, ये भी सुनने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। अब कांग्रेस जो है आंदोलन के मूड में है और मनरेगा को लेकर जिस तरह से सियासत हो रही है, मनरेगा बचाओ धरना कांग्रेस करने वाली है। 26 फरवरी तक ये चलेगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। क्या कुछ रहने वाले हैं, कौन कौन सी तारीख तक, वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी आंदोलन मनरेगा बचाओ संग्राम 10 जनवरी से 26 फरवरी तक ये आंदोलन चलेगा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ठंड अपना असर दिखाने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे बाद प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। आने वाले 3 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है, जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और घने कोहरे की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में घना कोहरा छा सकता है। ऐसे में यात्रा करने के दौरान सावधान रहें। वहीं मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में भी कोहरे का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। तो मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा और उसके बाद एक बार फिर से तेज सर्दी का दौर आएगा और इसी महीने जनवरी में 15 दिनों तक शीतलहर चलने का अनुमान है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश भी हो सकती है।